सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के एक ऐसे शानदार प्रशासक की जिसने पूरे सिस्टम को बदलकर रख दिया। फर्श से अर्श तक की एक ऐसी कहानी जिसका असर हमारे आज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी साफ दिखता है। ये कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा बच्चा जिसे घर में प्रताड़ित किया गया, जो अपना घर छोड़ देता है और फिर वो अकेले एक शेर से भिड़ता है और आगे चलकर मध्यकालीन भारत का सबसे लंबा हाईवे बना देता है। ये कोई मिथक नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच है। भाग 1, फरीद से शेरशाह तक का सफर। चलिए पंजाब की एक छोटी सी जगह से शुरू हुई इस यात्रा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस महान मिथक के पीछे के इंसान की कहानी कैसे शुरू हुई। दिलचस्प बात यह है कि इनका असली नाम शेरशाह था ही नहीं, उनका नाम था फरीद खां। बचपन में ही अकेले एक शेर को मार गिराने की अदम्य बहादुरी की वजह से उन्हें शेरशाह यानी शेरों का राजा की उपाधि मिली थी। और ये जो सूरी शब्द हम सुनते हैं, ये दरअसल उनके गृहनगर सुर से आया है। मतलब उनके नाम से ही इस सफर की शुरुआत और बहादुरी दोनों की झलक मिल जाती है। अब शुरुआती संघर्ष की बात करें तो होशियारपुर के बजवाड़ा में जन्म लेने के बाद का सफर काफी उथल-पुथल भरा रहा। सौतेली माँ के तानों और भारी पारिवारिक कलह से तंग आकर उन्हें अपना ही घर और पिता की जागीर छोड़नी पड़ी। लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने जौनपुर का रुख किया, अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी किस्मत खुद लिखने की ठान ली। भाग 2, बंगाल और बिहार पर नियंत्रण। अब देखते हैं कि कैसे ये साधारण सा युवा अपनी कूटनीति से एक स्वतंत्र शासक बनने की राह पर निकल पड़ा। राजनीति के शतरंज में उनकी चालें वाकई कमाल की थीं। ध्यान देने वाली बात है कि 1522 में वे जमाल खान की सेवा में गए, फिर बिहार के शासक के यहाँ एक नाबालिग के ट्यूटर बने। जब वहां से हटना पड़ा तो सीधे 1527-28 में बाबर के कैंप में जा पहुंचे और 1537 आते आते उन्होंने बंगाल पर एक अचानक लेकिन बेहद सफल हमला कर दिया। गठबंधनों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये उन्हें बखूबी आता था। और यहीं उनकी सबसे बड़ी खूबी दिखती है, उनका रणनीतिक धैर्य। बंगाल में उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन हुमायूं की विशाल सेना से सीधे और विनाशकारी तरीके से टकराने की बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं की। शांति से अपना बेस मजबूत करते रहे। कूटनीति के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। भाग 3, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। सत्ता हाथ में आने के बाद उनका पूरा फोकस युद्ध से हटकर देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गया। मौर्य काल के उस पुराने उत्तरा पथ को याद करना दिलचस्प होगा, जिससे कभी बौद्ध धर्म फैला था। शेरशाह ने उसी कच्चे बिखरे हुए रास्ते को 16वीं सदी के एक सुपर हाईवे में तब्दील कर दिया। ये मार्ग सीधे आधुनिक बांग्लादेश से काबुल तक, या कह लें कि कलकत्ता से पेशावर तक जुड़ गया था। उस दौर के हिसाब से ये एक असाधारण प्रोजेक्ट था। और ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई आम सड़क नहीं थी। उन्होंने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ लगाए गए, हर थोड़ी दूरी पर माइलस्टोन यानी दूरी मापने वाले पत्थर लगे, यात्रियों के रुकने के लिए सराएं बनी, कुएं खोदे गए और मस्जिदें भी बनवाई गईं। साथ ही इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहतरीन टोल सिस्टम भी लागू किया गया। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि कनेक्टिविटी ही असली पावर है। इसीलिए बात सिर्फ एक हाईवे तक नहीं रुकी। व्यापार और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक कई नई धमनियां बनवाई गईं। इससे पूरे केंद्रीकृत प्रशासन की स्पीड कई गुना बढ़ गई। भौतिक सड़कों के जाल के साथ साथ कम्युनिकेशन में भी उन्होंने भारी क्रांति ला दी। उत्तर भारत के डाक विभाग का ऐसा शानदार पुनर्गठन किया गया कि आम लोग भी अपने जान पहचान वालों को सुरक्षित संदेश भेज सकते थे। इतने बड़े विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए यह उस समय का सबसे फास्ट और भरोसेमंद नेटवर्क बन गया था। भाग 4, प्रशासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। अब देखते हैं कि उन्होंने इस नए जुड़े हुए विशाल साम्राज्य में कानून व्यवस्था और ईमानदारी कैसे बनाए रखी। भ्रष्टाचार को लेकर उनकी नीति 0 टॉलरेंस वाली थी। जब उन्हें पता चला कि कुछ मस्जिदों के मौलवी और इमाम धार्मिक फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई भी भेदभाव या रियायत नहीं बरती। एक झटके में उनकी फंडिंग रोक दी गई और मस्जिदों की पूरी देखरेख के लिए मुंशियों को नियुक्त कर दिया। ये सिस्टम को साफ करने का एक बहुत ही सख्त
लेकिन बेहद प्रभावी कदम था। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शेरशाह सूरी का एक बड़ा सपना अधूरा रह गया था, दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से सीधे जोड़ना। भले ही उनका शासनकाल बहुत छोटा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनका विजन आज भी हमारे देश की धमनियों में दौड़ता है। क्या आज के हमारे मेगा हाईवे उसी ऐतिहासिक सोच का अगला कदम नहीं है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बात होगी भारतीय उपमहाद्वीप के एक ऐसे अध्याय की जो लिटरली किसी धूमकेतु की तरह आया, मतलब एकदम तेज, बेहद चमकदार और जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की। उपमहाद्वीप का धूमकेतु, ये नाम सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि उनका शासनकाल कोई आम राजकाज नहीं था। ये एक ऐसा विस्फोटक 5 साल का दौर था जिसने भारत के इतिहास की पूरी दिशा ही पलट दी। अब ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल। आमतौर पर बड़े बड़े साम्राज्यों को अपनी जड़ें जमाने में दशकों या कभी कभी तो सदियां लग जाती है ना। लेकिन यहाँ एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जिसने महज आधे दशक के भीतर अजेय माने जाने वाले मुगलों को धूल चटा दी। और हाँ, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जिसका इस्तेमाल आज तक होता है। सुनने में थोड़ा असंभव सा लगता है ना, लेकिन यही वो दिलचस्प सच्चाई है जिसे आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सफर का खाका कैसा रहेगा। शुरुआत होगी मुगलों की हार से, फिर बात करेंगे साम्राज्य के बेहतरीन प्रशासन की, उसके बाद कालिंजर की घेराबंदी के उस ड्रामेटिक अंत की ओर बढ़ेंगे और आखिर में बात होगी सासाराम के मशहूर मकबरे की। तो आइए सीधा गोता लगाते हैं हमारे पहले भाग में, मुगलों की हार। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबर ने जो इतना विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया था, वो आखिर इतनी तेजी से ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया। देखिए, शुरुआत में शेरशाह खुद को मुगल सम्राटों का एक वफादार प्रतिनिधि बताता था, लेकिन अंदर ही अंदर महत्वाकांक्षा अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करने की थी। जून 1539 में बक्सर के मैदानों में मुगलों और अफगान सेनाओं के बीच एक भीषण भिड़ंत हुई। इसमें मुगलों को भारी हार का सामना करना पड़ा और पता है, इस एक जीत ने शेरशाह का साम्राज्य पूर्व में असम की पहाड़ियों से लेकर सीधे पश्चिम में कन्नौज तक फैला दिया। इसके ठीक अगले साल मई 1540 में कन्नौज में एक और निर्णायक युद्ध हुआ। हतोत्साहित मुगल सम्राट हुमायूं की सेना पूरी तरह हार गई और यहीं से शुरुआत हुई सूरी साम्राज्य की। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो हुमायूं को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक बेहद आक्रामक, एकदम अग्रेसिव सैन्य अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक वैध और सुव्यवस्थित राज्य बनाने की उतनी ही बड़ी महत्वाकांक्षा भी थी। अपने साम्राज्य को लीगल या वैध साबित करने के लिए शेरशाह ने अपने नाम के सिक्के चलाने का आदेश दिया, और ये सिर्फ कोई आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि ये हुमायूं को दी गई एक सीधी, खुली और बहुत ही बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साम्राज्य के कुशल प्रशासन की। शेरशाह सूरी सिर्फ एक महान और आक्रामक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सच कहूं तो वो एक कमाल के प्रशासक भी थे। उनका बनाया गया नागरिक ढांचा इतना सॉलिड था कि बाद में महान मुगल सम्राट अकबर ने भी उसी संरचना, उसी सिस्टम का इस्तेमाल किया। मुगलों की जो सबसे बड़ी पहचान बनी ना, वो 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली, वो असल में शेरशाह ने ही शुरू की थी। 1540 से 1545 के बीच इतिहास का पहला रुपया जारी किया गया। इस सिक्के की सबसे खास बात ये थी कि इस पर देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखावट थी। इन खास सिक्कों को जारी करना मानो एक ऐसी आर्थिक प्रणाली का जन्म था जो सदियों बाद आज भी हमारे बीच मौजूद है। इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव तक, ये सभी देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपये का ही इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचकर देखिए, शेरशाह सूरी के महज 5 साल के छोटे से शासनकाल में शुरू हुए एक इनोवेशन का स्केल आज कितना विशाल है। ये आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ना कमाल की बात। अब इकोनॉमी तो सेट हो गई, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उतना ही महत्वपूर्ण था। शेरशाह ने उस समय सड़क-ए-आज़म, या जिसे सड़क बादशाही भी कहते थे, उसका निर्माण करवाया। आज हम सब इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ये सच में एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था
जिसने इतने बड़े नए साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों को फिजिकली एक दूसरे से जोड़ दिया। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि सेना की आवाजाही और व्यापार दोनों की ही रफ्तार कई गुना बढ़ गई। कम्युनिकेशन या संचार के मामले में भी उनका योगदान एकदम अभूतपूर्व था। शेरशाह ने एक बेहतरीन डाक प्रणाली का विकास किया, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात क्या थी? उन्होंने इसे सिर्फ सरकारी कामों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए भी खोल दिया। पूरे इतिहास में ये पहला ऐसा ज्ञात रिकॉर्ड है जहां राज्य की डाक व्यवस्था का इस्तेमाल आम व्यापारी अपने काम के लिए कर सकते थे। इस एक कदम ने पूरे उपमहाद्वीप के व्यापारिक संचार में मानो एक क्रांति सी ला दी थी। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है। बात करते हैं कालिंजर की घेराबंदी की। तो ये बात है साल 1544 की। उस वक्त एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हुआ यूं कि सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय चंदेल ने मुगलों के एक मित्र बघेल राजा वीरभान को अपने यहाँ शरण दे दी थी। अब शेरशाह की सीधी सी मांग थी कि राजा वीरभान का आत्मसमर्पण करा दिया जाए। लेकिन जब महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय ने इस मांग को ठुकरा दिया तो शेरशाह ने कालिंजर के किले पर धावा बोल दिया। इस घेराबंदी के दौरान शेरशाह को चंदेल राजपूत रक्षकों और नागवंशी गोंड राजपूत योद्धाओं के बहुत ही कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वैसे भी कालिंजर का किला अपनी अभेद्य सुरक्षा और मजबूती के लिए ही तो जाना जाता था। और ठीक यहीं पर इस पूरी गाथा में सबसे तेज और खौफनाक मोड़ आता है। किले की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए शेरशाह ने अपनी तोपों का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन इसी भारी बमबारी के बीच एक बहुत ही भयंकर हादसा हो गया। उनकी अपनी ही एक तोप में जबरदस्त विस्फोट हो गया और इस धमाके में शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गए। ये युद्ध के मैदान का वो पल था जिसने जैसे सब कुछ एक झटके में रोक सा दिया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो अगली सुबह तक शेरशाह की हालत में कुछ सुधार आ गया था, मगर अब उनके सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय के नेतृत्व में चंदेलों ने एक बेहद भीषण और जोरदार जवाबी हमला बोल दिया। इस चरम और निर्णायक संघर्ष में कीर्तिवर्मन द्वितीय ने बहुत ही दृढ़ता से अपनी सेना का नेतृत्व किया। नतीजा, उन्होंने शेरशाह को हरा दिया और उसे बंदी भी बना लिया। ये पलटवार इतना तेज और अप्रत्याशित था कि शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की होगी। और आखिरकार इस पूरे संघर्ष का अंत बहुत ही भयानक साबित हुआ। इतिहास के स्रोत एकदम निष्पक्ष रूप से ये दर्ज करते हैं कि जैसे जैसे उस दिन की शाम ढली, महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय ने एक बहुत ही कड़ा और निर्णायक आदेश जारी किया। उन्होंने शेरशाह की क्रूर हत्या का आदेश दिया। उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर आग के हवाले कर दिया गया। और इसी भयानक हिंसक घटना के साथ ही कालिंजर की घेराबंदी और शेरशाह के उस छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली शासन का अध्याय अचानक से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। युद्ध के मैदान की उस भयानक उथल-पुथल के बाद अब हम बढ़ते हैं उनके अंतिम विश्राम स्थल की ओर, सासाराम का मकबरा। उस हिंसक अंत और शोरगुल के ठीक उलट ये जगह बेहद शांत और सुकून भरी है। एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। उनके अपने गृह नगर सासाराम में स्थित ये मकबरा एक बेहद ही शांत कृत्रिम झील के बीचों बीच बना हुआ है। वास्तुकला के नजरिए से देखें तो ये हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली के बेजोड़ मिश्रण का एक उत्कृष्ट नमूना है। जाने माने इतिहासकार कानूनगो ने इसके बारे में कहा है कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी सुन्नी मुस्लिम का मकबरा हो, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी अद्वितीय वास्तुशिल्प शैलियों का मेल है जो इसे सच में एक बेमिसाल कलाकृति बना देता है। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। शेरशाह सूरी का राज चला सिर्फ 5 साल, लेकिन इन महज 5 सालों में इतिहास पर सबसे गहरी छाप किस चीज ने छोड़ी? क्या वो उनकी विस्फोटक और आक्रामक सैन्य विजय थी जिसने शक्तिशाली मुगलों तक को उखाड़ फेंका, या फिर वो उनके दूरदर्शी नागरिक सुधार थे जैसे कि रुपया, ग्रैंड ट्रंक रोड और डाक व्यवस्था, जिनका सीधा प्रभाव आज सदियों बाद भी हम महसूस कर रहे हैं? इस पर सच में गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ना अक्सर ऐसे ही छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली अध्याय सबसे बड़े और स्थायी बदलाव लाते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।